कहा जाता है कि जिस कंट्री का स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस होता है वही कंट्री लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकती है। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि अमृत काल में मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करेगी। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग थीम को एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग थीम की इंपॉर्टेंस के बारे में और साथ ही मैं रिव्यू करूंगा HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड को, जिसका NFO 26 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024 तक ओपन है। इंडिया में लार्ज कंज्यूमर बेस है और साथ ही लार्ज एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी देखी जा सकती है। यदि बात की जाए कैपेबिलिटीज़ की, तो भारत में बड़ी संख्या में स्किल्ड लेबरर अवेलेबल हैं और साथ ही दूसरे कई देशों के मुकाबले कॉस्ट एडवांटेज भी है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए सर्विस इकोसिस्टम भी तैयार है। साथ ही आप देख रहे हैं कि सरकार का फोकस भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी मैन्युफैक्चरिंग के फेवर में हैं। यदि पहले की बात की जाए तो हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज, लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ ही अनफेवरेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हम मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी पिछड़े हुए थे। हाल ही में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग ईयर 2023 में 38 पर आ गई, जो कि ईयर 2014 में 54 पर थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने रोड, पावर और रेलवेज इत्यादि में इन्वेस्टमेंट किया। ईयर 2023 में 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए। साथ ही 44 कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज को 4 कोड में कन्वर्ट किया गया। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 के अनुसार इंडिया की रैंक 142 से घटकर 63 पर आ गई है। भारत सरकार की PLI स्कीम और फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी फायदा मिल रहा है। लो कॉस्ट लेबर की वजह से भारत को लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनने में मदद मिली है और यदि ये स्केल इंक्रीज होता है तो भारत को और भी अधिक कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा। केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव और टेक्सटाइल, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। और अब बात करते हैं HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड की, तो इस फंड का जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट या AUM होगा, उसका मिनिमम 80% मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड थीम से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, यानी कि ऐसे सेक्टर्स जिनका संबंध मैन्युफैक्चरिंग से है, उस तरह की कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होगा। और स्टॉक सिलेक्शन बॉटम अप अप्रोच के आधार पर होगा, यानी कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा जहां पर लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ की संभावना हो। हालांकि थीमेटिक फंड है, लेकिन इस फंड का पोर्टफोलियो रीजनेबली वेल डाइवर्सिफाइड होगा और साथ ही यहाँ पर अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होगी, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले मैन्युफैक्चरिंग थीम पर आधारित स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब ये क्योंकि एक NFO है तो यहाँ पर स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन यदि हम बात करें निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की, जो कि इस फंड का बेंचमार्क है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के मुकाबले 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स में कंसिस्टेंटली निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने इन इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म किया है। तो यदि आप बात की जाए इस फंड में रिस्क की, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि एक थीमेटिक फंड्स में नैरो मैंडेट होते हैं, यानी कि यदि हम बात करें यहाँ पर
मैन्युफैक्चरिंग थीम की, तो आप समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनीज में ही हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि एक सेक्टोरल फंड जैसा यहाँ पर कंसंट्रेशन है, लेकिन एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड जैसा डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाता है कि डोमेस्टिक और ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को इंपैक्ट कर सकती है, और साथ ही जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। साथ ही ऑटोमेशन और एआई का भी मैन्युफैक्चरिंग पर नेगेटिव इंपैक्ट देखा जा सकता है। साथ ही ईएसजी रिक्वायरमेंट को मीट करना भी यहाँ पर चैलेंजिंग हो सकता है। हालांकि इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी सुधार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क को समझना जरूरी है। एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड के फंड मैनेजर रहेंगे राकेश शेठिया, जिनका इक्विटी रिसर्च में काफ़ी लंबा अनुभव है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई है, और इस स्कीम में मिनिमम 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है। यूनिट अलॉट होने के विद इन 1 मंथ यदि यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, और 1 मंथ पूरा होने के बाद कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्योंकि एक ओपन एंडेड स्कीम है, इसलिए एनएफओ क्लोज होने के बाद एक बार फिर से स्कीम कंटिन्यूअस परचेज और रिडम्पशन के लिए ओपन हो जाएगी। अब बात यह आती है कि क्या आपको एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड के एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं पहली बात ये कहूँगा, किसी भी इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही थीमेटिक फंड्स में एलोकेट करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग थीम एक प्रॉमिसिंग थीम दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इस कैटेगरी में पहले से ही 7 एक्टिव फंड्स हैं, और एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड 8वां फंड होगा, और साथ ही यहाँ पर 3 पैसिव फंड्स की भी चॉइस अवेलेबल है। तो ऐसे में यदि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है आप उसे पसंद करते हैं, और आप समझते हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की जो दूसरी स्कीम्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ऐसे में आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्कीम्स पहले से अवेलेबल हैं इस कैटेगरी में, उनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड या किसी भी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग फंड या थीमेटिक फंड में जब आप निवेश करते हैं तो आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए, लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट है कि जब वो थीम प्ले आउट हो जाए तो वहाँ से समय पर एग्जिट कर लेना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में इस फंड को इंक्लूड करने पर विचार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आज शेयर की आपके साथ, ये आपको पसंद आई होगी। यदि म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फंडनामा के अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।